नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की सियासत को लेकर। दरअसल पंचायत के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव, यानी नगरीय निकाय से मतलब नगर निगम, नगर पालिका से लेकर पंचायत तक, ओबीसी को कितना आरक्षण मिले, ये विवाद का विषय पिछले कई सालों से चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 25 मई तक वो अपना जवाब इस मामले में दे दे और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जो प्रतिवेदन है प्रथम, उसके आधार पर कल ही जवाब देने की तैयारी कर ली है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने बाकायदा एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कल कोर्ट में क्या करने वाले हैं इसके बारे में विस्तार से बताया। सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मतदाता 48% है। इस आधार पर आयोग ने सिफारिश की है कि चुनाव में इनके लिए कम से कम 35% आरक्षण होना चाहिए। यानी नगर निगम के चुनाव और पंचायत चुनाव में सरकार की तरफ से 35% ओबीसी को आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कही जाएगी। और इसके साथ ये दो चीज और हम इस जोड़ना चाहते हैं कि आयोग के पास, पिछड़ा वर्ग आयोग के पास, जब उसने जिलों में भ्रमण किया तो 82 संगठनों ने उनको ज्ञापन और पत्र सौंपे। इसमें 853 सुझाव मिले और ईमेल पर 156 से ज्यादा सुझाव उनको मिले, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो कह सकते हैं कि ओबीसी, अदालत और सियासत मामला अंतिम दौर में है। इस पर विस्तार से बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे ग्वालियर से जयंत तोमर, बुधनी से जुड़ेंगे रमेश सिंह और हमारे स्टूडियो हमारे साथी रहेंगे कमल राठी जी, और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे पवन पटेल जी। और चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह जो राज्य सरकार के स्थानीय शासन मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाया गया था, जिससे हमारे राज्य में जो ओबीसी का प्रतिशत है, जो डाटा है, जो ओबीसी की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो हम सरकार के सामने फैक्ट उसका हो, और इसलिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और उसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ये माना है कि 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं और उस तुलना में आरक्षण बहुत कम है, और इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो आरक्षण है पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव में, वो 35% किए जाने की अनुशंसा की है। और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग कल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। तो हमने सुना कि कल सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव में कितना आरक्षण हो और चुनाव कब हो। इसमें चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव अगले 2 हफ्ते में करने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आशा का आदेश भी दिया है और उम्मीद की जा रही है कि शायद मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हों। तो चलिए विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए जयंत सिंह तोमर, रमेश सिंह जी, पवन पटेल और कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन पटेल जी, मामला ओबीसी का है और कांग्रेस की तरफ से आप ओबीसी के प्रभारी भी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना आपका इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है आप लोग काफी अब आज ये 35% जो बात कर रहे हैं अभी माफी मंत्री ओबीसी के 35% हम करते हैं, तो ये स्वागत के काबिल तारीफ है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ईमानदारी से, पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करे। आशंका इसलिए होती है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो इनसे लाभ अलाभ पैसा लाभने लगते हैं, तो ओबीसी वर्ग हों चाहे दलित वर्ग हों, सबके लिए कैसे करने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक इन्होंने ओबीसी को कोई भी आरक्षण, सबसे पहले नजदीक 14% आरक्षण दिया मानते अरविंद सिंह ने दिया, उसके बाद ग्राम पंचायत का आरक्षण
और इसके बाद 15 साल शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी, तब उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। उनकी अगर मंशा होती तो अपना आरक्षण देने के लिए कुछ न कुछ कर, लेकिन इतना उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 15 महीने से कम समय मांगे कमलनाथ को काम करने को मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा की, उसको लागू कराया। इसलिए कि अपने आप डिक्लेयर है, अपने आप सिद्ध होता है कि हम ओबीसी वर्ग इस पर से कांग्रेस भला चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हमेशा बतौलेबाजी करती है। अब आज इसको अगर चुनाव का डर लगा होगा, अगर ईमानदारी से वो करती है तो स्वागत की काबिल तारीफ है, जो करे। लेकिन आज तक जो भी आरक्षण, जो भी ओबीसी को आरक्षण दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं दिया। आज ही हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब चुनाव, इनके लक्ष्य चुनाव और सत्ता होती है, जब वो उसको पाते हैं उसके हिसाब से अपने पैरामीटर चेंज करते रहते हैं। क्योंकि आप चाहे किसी भी मामले में इतने सारे अनगिनत सिद्धांत हैं, बिल्कुल। चलिए पवन जी, मैं लौटता हूं। आपका थोड़ा सा ऑडियो सिस्टम, आप चूंकि भोपाल के बाहर है, आवाज में गड़बड़ी आ रही, लेकिन इतना तो आपने माना कि आप सरकार के या आयोग के उस निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं जो कल वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाले हैं। अलग बात है कि सियासत भी इस पर होगी, आप भी चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हो तो राजनीति तो इस पर होगी। 14% का आपने जिक्र किया कि अर्जुन सिंह ने दिया था, 27% की बात आपने कमलनाथ जी की, और बीजेपी उससे कदम आगे 35% की अनुशंसा कर रही है आयोग के जरिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जरिए। मैं लौटता हूं आपके पास। जयंत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयंत तोमर जी, मेरी जी नमस्कार, आवाज आ रही है राघवेंद्र जी? जी। दरअसल अदालत में आरक्षण की बात भी हो रही है, ओबीसी की बात भी, और इस पर सियासत भी हो रही है। कल सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा, लेकिन 48% मध्य प्रदेश में ओबीसी है। 14% का आरक्षण सबसे पहले दिया था अर्जुन सिंह ने जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के। उसके बाद कमलनाथ जी जब 15 महीने की सरकार है तो 27% आरक्षण का प्रस्ताव किया, विवाद में पड़ गया, कोर्ट चला गया मामला। इसके चलते चुनाव भी टल गए मध्य प्रदेश में, पंचायत के चुनाव भी टल गए और नगरीय निकाय के चुनाव भी टल गए। आपको लगता है कि ये जो 35% का प्रस्ताव है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर जा रहा है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या आपकी राय है? राघवेंद्र जी, इसमें सियासी दांवपेच तो बहुत सारे हैं ही, पक्ष और सत्ताधारी पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से वो सारी चीजें हैं जी, और न्यायालय बीच में है ही निर्णय करने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है जनसंख्या में, सत्ता में भी उसकी हिस्सेदारी उस अनुपात में होनी ही चाहिए। लेकिन इस बात का भी आकलन किया जाना चाहिए कि अभी तक जिस तरह से आरक्षण दिए गए हैं, और क्या वास्तव में वहां पे सशक्तिकरण हुआ है उस समाज का, ये भी एक चिंता का विषय है। हम ये भी देख रहे हैं कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, चाहे पंचायत स्तर से और आगे तक, तो लेकिन क्या वहाँ महिलाएं वाकई सशक्त हुई हैं? ये तो है कि कुछ न कुछ तो अंतर पड़ता ही है, लेकिन इस दिशा में भी, सशक्तिकरण की दिशा में भी हमें प्रयास करने चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि पंचायतों में अभी भी ग्राम सभाओं की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। साल में जितनी न्यूनतम ग्राम सभाएं होनी चाहिए, या कहीं भी नगरीय निकायों की भी बात करें तो कितनी बैठकें होती हैं। जब बैठकें ही नहीं होंगी और सत्ता पक्ष अपने निर्णय अपने हिसाब से लेगा तो आरक्षण का भी कितना अर्थ रह जाता है। इसलिए ये सारी चीजें अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि जो प्रक्रिया है हिस्सेदारी की, सत्ता में हिस्सेदारी की, उसके तहत लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाए। पंचायती राज से लेकर और नगरीय निकाय को भी में जितने प्रतिनिधि हैं उन सबको प्रशिक्षित किया जाए कि वो सीखें सारी प्रक्रियाओं को। जैन जी, इसमें एक चीज और है कि सरकारें तो अभी अपना प्रस्ताव पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। निर्णय तो कोर्ट को करना, जैसा कि कोर्ट के पास चूंकि बॉल अदालत के पाले में, लेकिन जो आपने जिक्र किया कि उसका जो अनुपात है उस हिसाब से तो आप दीजिए। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं कि इसमें यह भी देखा जाए कि वो कितने सशक्त हुए, उसके साथ साथ कितने शिक्षित हुए हैं। अगर इसको शिक्षा से भी जोड़ दिया जाए कि जनप्रतिनिधि में अगर पंचायत का मामला है तो कम से कम वो 12th पास हो, 12वीं पास हो। अगर विधायक का मामला या नगरीय निकाय का मामला है, महापौर का, पार्षद का, तो वो कम से कम ग्रेजुएट हो। क्योंकि आप खाली आरक्षण को लेकर आप राजनीति करेंगे अलग बात है, लेकिन काबिल लोगों को लाने की जरूरत भी है। उसी वर्ग में बहुत से काबिल लोग हैं। अगर शिक्षा से भी इसको जोड़ दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा
और इसमें सुंदरता आ जाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास। सशक्तिकरण की आपने बात की थी, मैंने शिक्षा को उसमें जोड़ा है। रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं। रमेश सिंह जी, क्या लगता है कि ये आरक्षण की राजनीति, फिर नौकरी में आरक्षण और फिर आरक्षण में प्रमोशन, उसमें शिक्षा को जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस नहीं कर रही पॉलिटिकल पार्टियां? राजनीति में, पंचायतों में, नगरीय निकायों में और उसके साथ साथ जो एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं वहां भी इसको जरूरत है कि शिक्षा का मामला इसमें आगे आए ताकि लोग शिक्षा की तरफ भी जाए। इस पर आपकी राय? रमेश सिंह। बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं आपसे सहमत हूं। आज 2022 में देश में शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है। पहले ये डर लगता रहता था कि लोकल के स्तर पे जो चुनाव होते हैं वहाँ पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, तो अगर ये प्रतिबंध लगा देंगे तो उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व सही ठीक से नहीं होगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ज्यादातर लोग, बच्चे यहाँ पे गांवों में शिक्षित है और इसमें शिक्षा को एक क्राइटेरिया के रूप में अगर हम लगा देते हैं पंचायत चुनावों में, तो पढ़े लिखे लोग जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जब सरपंच बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, जनपद सदस्य बनेंगे, तो मैं आपको बताऊं पढ़े लिखे लोगों का सोचने का एक तरीका अलग होता है। उनके खिड़की दरवाजे दिमाग के खुले होते हैं, सोच प्रगतिशील होता है, तो उसका असर उनके कामों पे भी पड़ता है। देश के प्रति उनका जो रुझान होता है, देश की समस्याओं को प्रति देखने का जो नजरिया है वो भी एक अलग होता है। और जब वो उस चीज पे अपनी रुचि रखते हैं तो उसका असर आम आदमी पे भी पड़ता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इसका ये जो शिक्षा का जो क्राइटेरिया है, मैं इस पे पहले भी प्रयास हुए सरकारों के, लेकिन दबाव के कारण उनसे पीछे हटती गई, क्योंकि वोट की राजनीति थी। लेकिन अगर अब ये प्रतिबंध क्राइटेरिया फिक्स कर दिए जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध नहीं होगा और ये देश के और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र स्तर पे, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में फायदा होगा। बिल्कुल। अब आते हैं कि ये जो आरक्षण, जो ओबीसी पे जो रिपोर्ट आई है, तो बीजेपी सरकार ओबीसी के मुद्दे पे ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, आदिवासी और ओबीसी। तो सरकार पूरी जी जान से लगी है। लेकिन अब इसमें 35% आरक्षण का इनने सिफारिश की है, ये 71% हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 50% की है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख रखता है? इसके बाद फैसला होने के बाद इसमें संविधान संशोधन होना है, संविधान संशोधन के लिए केंद्र को सिफारिश जाएंगे। तो अभी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार ताबड़तोड़ तरीके से इस पर लगी है ताकि इसका ओबीसी और ये जो आदिवासियों का मुद्दा है, इस पर सरकार सुविधाजनक ढंग से विधानसभा चुनाव में अपने कार्ड को खेल सके। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में ओबीसी और आदिवासियों का मुद्दा हर कोई अपने ऊपर से हटाना चाहता है। टैग कोई भी नहीं चाहता कि वो आदिवासी या ओबीसी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बढ़ चढ़कर बात हो रही कि 14% आरक्षण था, कमलनाथ जी की सरकार ने इसको 27% किया। अब बीजेपी ने जनसंख्या के आधार पर इसको 35% किया और ये जाहिर है कि उस आंकड़े को पार करेगा जो 50% आरक्षण तक जाता है, क्योंकि जैसे उसके पार जाएगा तो ये मामला संविधान में संशोधन का होगा। कमल राठी जी, बात हो रही थी कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिले, तो जनसंख्या के अनुपात में तो 35% के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उसकी रिपोर्ट है कि 48% ओबीसी की आबादी है, 35% आरक्षण का उसने प्रस्ताव रखा है और ये प्रस्ताव अगर पारित होता है, माना जाता है, तो ये 50% के ऊपर जाएगा, संविधान की जो धारा है उसका उल्लंघन हो जाएगा, तो मामला उलझ गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे कि शिक्षा के साथ साथ सरकार और पॉलिटिकल पार्टी ये भी कहती है कि अगर 2 से ज़्यादा संतान हुई तो उसको चुनाव से लड़ने से रोका जाए। तो शिक्षा और संतानों का बात अगर इसमें आती है तो हमें लगता है कि ये सुधार भी होगा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक भी लगेगी और शिक्षित लोग अगर राजनीति में आएंगे तो उनका काम करने का नजरिया, सोचना सब कुछ अलग होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो पर्यावरण के सुधार की होंगी, उसमें पेड़ पौधे लगाने की बात शिक्षित लोग करेंगे, सड़कों में क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे, फिर जो सरकार की योजना होती है उसको ठीक से वो क्रियान्वित भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखे पढ़े व्यक्ति में कुछ तो बाकी लोगों से ज़्यादा काबिलियत होती है। इस पर आपकी राय? देखिए, ये जो आपने बात उठाई है जी, इसके 2 पहलू हैं। एक है चुनाव। तो चुनाव तो भारत के संविधान में धारा आर्टिकल 243E और EU दोनों में बड़ा स्पष्ट है कि 5 साल पूर्ण होने के पहले ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाने थे। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव क्यों नहीं करवाए?
ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। और मुझे ये जो लगता है, जो आज फैसला भी आया है महाराष्ट्र में, उनने केस को डिस्पोज नहीं किया है, उनने इसी कॉन्स्टिट्यूशन के उससे वैलिडिटी को देखते हुए उन्होंने कहा पहले आप इलेक्शन कराइए, बाकी चीज बाद में बात करेंगे। तो जो आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्शन तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें भी लगभग यही निर्णय देगा, और जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो इसलिए चुनाव तो 5 साल के पहले ही पूर्ण करने थे, जो कि 2 साल 2.5 साल हो गए, आज इलेक्शन नहीं हो पाए, बहुत सारे कारण बताते गए। और दूसरा, अब जो आप बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो आरक्षण बेसिकली देखिए, अगर आरक्षण देने की कांग्रेस को, बीजेपी को या अन्य किसी राजनीतिक दल को इतने अच्छा लगता है, देना चाहिए, तो फिर वो इंटरनल आरक्षण क्यों नहीं ले आते, वो अपने पार्टी में कर दें कि भाई हम हमारी पार्टी से 50% जो है वो तो 35 क्यों 50% आरक्षण ओबीसी को कर दे। बिल्कुल, कोई ने मना थोड़ी किया, उनके हाथ थोड़ी पकड़े, किसी संविधान ने उन्हें थोड़ी रोका है। लेकिन इसकी जगह आज महंगाई से, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य के अपनी जो सरकार की नीतियां उनसे, शिक्षा पे जो नीतियां हैं सरकार की उनसे, जनता को उलझा के उनको इन सब चीजों से दूर करने के लिए, कहीं ना कहीं भटकाने के लिए ये आरक्षण के मुद्दे लेके आती है। क्योंकि ये आरक्षण तभी हो पाएगा जब सेंसस में इसकी डाटा बनेगा, संविधान में संशोधन होगा। उसके बिना मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा जी। उल्टा सुप्रीम कोर्ट, मुझे तो ये लग रहा है कि संविधान के दायरे में आके चुनाव कराने का फैसला यहां भी देगा। बिल्कुल। तो दूसरी बात जो आपने शिक्षा और उसकी कही, तो मैंने वही कहा कि सरकार चाहती नहीं है कि हम जो शिक्षा पे हम कमजोर हैं। आज पहले सरकारी स्कूल खुलते थे, आज सरकारी स्कूल पिछले 5 साल में कितने खुले होंगे आप सोचिए। सरकारी हॉस्पिटल खुलते थे, आज सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बन जाती, मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों की कमी है। तो आप जब ऐसा देखेंगे तो सरकार इन सब चीजों से जनता का ध्यान भटकाती है, और जनता भी न जाने कैसे कहीं ना कहीं इस लोभ लालच में, इस आरक्षण के लोभ लालच में, भाई आरक्षण 48%, तो पहले पिछड़ी जातियां कितनी थी, अब जातियां धीरे धीरे आप बढ़ाते गए, तो अब तो हर जाति के लिए 1%, 2%, 5% आरक्षण उसके आबादी पे कर दो आप। पूछ लेते हैं इसमें पवन पटेल जी, आरक्षण तो सियासत है क्योंकि संविधान 50% की अनुमति देता है, और जैसे ही आप 35% पर जा रहे हैं, 27 पे जाते हैं, तो वो 50% के ऊपर निकलता है। लेकिन जो बातचीत निकल कर आ रही है कि क्यों नहीं आप अपनी पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अगर वो 50% या 35% आरक्षण की बात करती है, तो बीजेपी कांग्रेस अपनी पार्टी में जो उनका संगठन है उसमें 35% आरक्षण पद जो है ओबीसी के लिए क्यों नहीं देते। वहां तो जिसमें संविधान की जरूरत नहीं, जिसमें कोर्ट के निर्देश की जरूरत नहीं, वहां पार्टियां लागू नहीं करती आरक्षण अपने संगठन के ढांचे में, लेकिन उस ढांचे में जरूर बात करती है जहां वो लागू होना संभव नहीं, क्योंकि वो संविधान का मामला है। इसका मतलब कि पूरी पार्टियां, सभी पार्टियां राजनीति का खेल करती हैं रिजर्वेशन को लेकर। पवन जी, पवन जी से संपर्क कट गया है। जैन जी आप हैं अभी? तोमर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जो सवाल मेरा पवन जी से था वही आपसे कि क्या पार्टियां नहीं कर सकती अपनी संगठनों के भीतर 35% आरक्षण ओबीसी के लिए, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, क्योंकि ये बात तो करती है कि विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून की जरूरत होती है, उसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। लेकिन उनकी अपनी पार्टियों में तो उनका अपना कानून है, उसमें वो परिवर्तन करके क्यों नहीं करते कि 50% महिलाएं हमारी पदाधिकारी होंगी, 35% ओबीसी हमारे पदाधिकारी होंगे। जहां वो कर सकते हैं वहां करते नहीं है, जहां उनका जोर नहीं है वहां आरक्षण की बात करके सारे मामले को उलझाते हैं और पूरे वर्ग को भ्रमित करते हैं। आपकी इसमें राय? आपका कहना बिल्कुल सही है राघवेंद्र जी, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि राजनीतिक दलों को भी एक समावेशी संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंक्लूसिवनेस कहते हैं, जिसमें हर वर्ग की, हर तरह जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर इस तरह से एक समावेशीकरण हो, जिसमें महिलाओं की भी संख्या हो, जिसमें दलित, अति दलित, पिछड़े, उसमें अल्पसंख्यक, हर तरह का एक प्रतिनिधित्व ऐसा हो जो लगे कि हाँ सबका प्रतिनिधित्व ये राजनीतिक दल और ठीक ठीक तरीके से कर रहे हैं। ये समावेशी राजनीति, समावेशीकरण तो प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्तव्य है और वो होना भी चाहिए। और
पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। बिल्कुल जैन जी, हमारे साथ पवन जी का संपर्क जुड़ गया है। मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं कि ये जो राजनीति है वो आरक्षण में ओबीसी को लेकर, एसटी एससी को लेकर है, लेकिन पार्टियां, पवन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पवन पटेल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, मैं रोक दिया गाड़ी, सुन रहा हूँ जी। दरअसल हमारा कहना यह कि कोर्ट फैसला बाद में करेगी, फिर जो मामले होंगे वो संविधान में जाएंगे, वहां लोकसभा में इसमें पूरा बिल बनेगा, वो पारित होगा, तब जाकर कानून बनेगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने संगठन में, तो उन्हें जरूरत नहीं है कि वो कोर्ट की अनुमति लें। क्यों नहीं ओबीसी के 50% लोगों को आप अपने संगठन में पदाधिकारी बनाते? क्यों नहीं 50% महिलाओं को पदाधिकारी बनाते? बातें तो सब लोग करते हैं, बीजेपी चाहे कांग्रेस, लेकिन पद जो है वो देते नहीं अपनी पार्टियों को, अपनी पार्टी में ओबीसी के लोगों को, और ना एसटी एससी ना महिलाओं को। इस पर आपकी राय? नहीं, ओबीसी के लोगों को पद दिया जाता, कांग्रेस पार्टी में दिया जाता, हमारे जो मध्य ना ना ना, ये मेरा कहना है, वो तो आप खुद भी उसके पदाधिकारी, क्या 35% ओबीसी के लीडर आपके यहाँ पदाधिकारी हैं? क्या 50% महिला आपके संगठन में पदाधिकारी हैं? प्रियंका जी ने कहा था अभी यूपी में, लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या देश भर में जो उनके संगठन है, क्या कितने प्रदेशों की अध्यक्ष महिला है? ये हमारा कहना था। नहीं, मैंने जो बोल रहा है उससे ज्यादा ही थी, उससे ज्यादा फीस दी होंगी। टिकट की बात जो की थी प्रियंका गांधी ने, टिकट दिया भी था। हम तो कांग्रेस, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मेरा तो सिर्फ छोटा सा निवेदन। पवन जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है, कितने राज्यों की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं? सिर्फ टिकट देने की बात नहीं है, संगठन में कितने पदाधिकारी? 35% क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में ओबीसी पदाधिकारी हैं? आपके मान लो 10 महामंत्री हैं। अवश्य होंगे 35% ओबीसी लोग अवश्य पदाधिकारी होंगे। जो आप बोल रहे हैं कि महिला देने की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने बोला टिकट दी, और हम तो कह रहे हैं, हम तो आप खुले मंच में बहस करवा लीजिए जो ओबीसी के मुद्दे पे भारतीय जनता हमेशा राजनीति करती है। आप इनसे पूछिए एक बार कि अगर इतने ओबीसी के थे तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? आज हमारे ओबीसी के चयनित शिक्षक 2 महीने से शिवराज सिंह चौहान क्यों? ना पटेल साहब, ये बीजेपी कांग्रेस की डिबेट नहीं है। हमारा कहना बहुत पॉइंटेड है। कितने राज्यों में महिलाओं को आपने प्रदेश के अध्यक्ष बनाया? महिलाओं की बात तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन बना कोई नहीं रहा। मेरा सिर्फ कांग्रेस से मतलब नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। कितनी पॉलिटिकल पार्टी विधायक पद के लिए टिकट 35% ओबीसी को देती है? नहीं देते हैं। ये बातें सब करते हैं क्योंकि राजनीति करनी है। अभी आपने 27% की बात की, बीजेपी ने 35% की बात कर दी। सबको मालूम है कि ये कानून का मसला है, कानून तय कर नहीं पाएगा तब तक हम इसमें खेल खेलेंगे। ये मेरा कहना था। 35% की हमने 27% की हमने किया, लोगों ने नहीं किया। इस अंतर को तो समझिए। हमने 14% का ऑडिट किया, हमने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत का हमने कहा और हमने किया। इन्होंने सिर्फ कहा। ये अंतर को तो समझाने का प्रयास करिए। ये 35% आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको चुनाव दिख रहा है, क्योंकि ओबीसी अब आ चुका है। अभी तक क्यों नहीं दिया? इन्होंने पूछे इनसे, अभी तक ये नहीं किया इन्होंने। जब 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान थे तो क्यों नहीं किया इन्होंने? चलिए, आप उसका आपकी इन बातों का उत्तर देने के लिए मेरे पास भाजपा का कोई आदमी नहीं है, इसलिए ये आपकी बात हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। लोग जरूर सुन रहे हैं, आपका पक्ष जा रहा है, लेकिन मैं फिर वापस पहुंचूंगा जयंती जी के पास। जयंती जी, पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से उत्तर देती हैं, जो उनको मुफीद लगता है वो उस पर बात करती हैं। जैसा हमारा कहना है कि अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो कितनी पार्टियों ने अपने संगठन में प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं को बनाया? नहीं बनाया। बिल्कुल। कितने लोगों ने, कितनी पार्टियों ने मध्य प्रदेश में 290 सीटें विधानसभा की, 35% किसी ने दिया क्या ओबीसी को टिकट? नहीं दिया। अगर 50% महिलाओं का बात करते हैं आरक्षण की, तो कितनी पार्टियों ने 290 में से 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है? तो ये जुबानी जमा खर्च तो कर लेते हैं। क्योंकि पवन जी की बात तो ठीक थी, लेकिन उनका उत्तर देने के लिए कोई भाजपा ही हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे इस चर्चा का फॉर्मेट ये है कि हम विशेषज्ञों को जोड़ते हैं, या पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता। आज चूंकि मामला इतना पॉलिटिकल हो गया था तो पवन पटेल जी को जोड़ना पड़ा हमको, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से पिछड़ा वर्ग के प्रभारी भी हैं। अभी इस पर आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी, मेरी इस विषय पे राघवेंद्र जी बहुत स्पष्ट राय ये है कि आरक्षण का जो मसला है उसमें कुछ न कुछ तो निर्णय होगा ही जी। लेकिन मेरी चिंता का विषय ये है कि अभी तक जिस तरह से भी आरक्षण मिला है, चाहे आदिवासियों की बात करें या महिलाओं की बात करें,
तो उसका लाभ किस सीमा तक मिला है, इसका आकलन करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। खासतौर पे आदिवासियों के लिए तो पेशा एक्ट लाया गया 5वीं अनुसूची के तहत। पंचायत तो जैन जी, मैं रोकूंगा बीच में आपको। दरअसल अब बीजेपी ने इसी पर फोकस किया हुआ है, तो आपकी सब बातों की चिंता भाजपा करेगी, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ कदम आगे बढ़ने की बातें भी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको लीड किया इस पूरे मुद्दे को आदिवासियों के लिए। गृह मंत्री अमित शाह खुद आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें लगे हुए हैं। तो ये मामला अब थोड़ा सा कस गया है, तो कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा। चूंकि समय की तंगी है, मैं इसलिए रमेश सिंह जी के पास आऊंगा। रमेश जी, बहुत 2-4 वाक्यों में आपकी राय। राघवेंद्र जी, राजनीतिक पार्टियां अपने आंतरिक जो आरक्षण है उसमें बहुत बदमाशी के साथ गोल गोल बातें करके गायब कर देती है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 50% महिलाओं के आरक्षण का वो संविधान संशोधन संसद में कानून बनने के लिए आज तक पेश नहीं कर पाए, जबकि सीएए और 370 जैसे घनघोर विवादास्पद मामलों को वो 24 घंटे के अंदर अंदर निपटा लेते थे। ये इनकी रणनीति है। अभी अपने अंदर कोई वो आरक्षण देते नहीं है, वहाँ अपनी राजनीतिक सुविधा देखते हैं, और ये राजनीतिक लाभ के लिए ये चीजें पेश कर देते हैं। 33% और 27%, बिल्कुल, ये पूरी राजनीति है। बिल्कुल। तो कमल राठी जी, आपकी अंतिम टिप्पणी कि ये पूरा मामला सियासी है, सरकारें या पार्टियां अपने हिसाब से कोर्ट में बात करती हैं, क्योंकि उनको आरक्षण कोर्ट से या संविधान से लेना, लेकिन जो वो कर सकते हैं अपने आंतरिक ढांचे में बदलाव, वहां वो नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां उनको असुविधा हो जाएगी। जी, आपकी बहुत संक्षेप में। तो बिल्कुल नहीं करना चाहती है, और इसमें दिक्कत राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और इसमें एक दिक्कत क्या हो रही है, जो जाति आरक्षण आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं देश में आम जन में एक बंटवारे की भावना आ रही है। मतलब आप देखेंगे कि पिछड़ी जाति का या अन्य जाति वाला सामान्य जाति में तो बिल्कुल समय कम है, आप जल्दी से। जी, और ये सामान्य वाला कहीं और नहीं जा सकता, तो ये आरक्षण के कई नुकसान भी हैं। तो आरक्षण अगर लागू भी करना है तो इसका एक बहुत विशेष स्टडी करके, और जो बिल्कुल कुल मिलाकर इस पर चर्चा की जरूरत है, इस पर बहुत ही कानूनी दावपेच की जरूरत है, और उसके साथ साथ सामाजिक समन्वय और समरसता की जरूरत है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।